दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युग की जो न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी अद्भुत उपलब्धियों से भरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। जब हम द्वापर युग की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि हम उस समय की उन्नत तकनीक और ज्ञान को भी उजागर करते हैं, जो आज के विज्ञान से कहीं आगे था। आप में से कई लोग सोचते होंगे, अरे ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक कोई अंग्रेज लेखक इस पर नहीं लिखता, तब तक हम उस ज्ञान को मानने को तैयार नहीं होते? यह सच है कि हमारे पास महाभारत जैसी महान ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से कई तकनीकी ज्ञान की बातें कहीं खो गई हैं। और ये कोई संयोग नहीं है कि अंग्रेजों ने उन ग्रंथों को पढ़कर हमारे ज्ञान को फिर से जीवित करने की कोशिश की। चलो, अब हम कुछ अद्भुत तकनीकों पर नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में विमानों का अस्तित्व था? हाँ, आपने सही सुना। ये विमान केवल कल्पना नहीं थे, बल्कि वास्तविकता में उड़ान भरते थे। पुष्पक विमान का जिक्र तो आपने रामायण में सुना ही होगा। ये विमान न केवल तेज गति से उड़ते थे, बल्कि अदृश्य होने और आकार बदलने की क्षमता भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि विमान रावण पर ही था। विमान तो पांडवों के पास भी थे। भीम का विमान तो इतना शक्तिशाली था कि वह 2 सूर्य के बराबर प्रकाश छोड़ता था। हमारे महाभारत ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथ थे जिसमें ये जानकारियां थीं। इनमें से अनेकों ग्रंथों को अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। इनका भंडार कहा जाता है, आज भी वेटिकन के पास है। जब इस मामले में हमने और रिसर्च की, तो हमें पता चला कि तब आम लोगों के पास अपने स्वयं के विमान होते थे, जो वायु तत्व से चलते थे। आज की विमान अग्नि तत्व की ऊर्जा से चलते हैं। वायु तत्व अर्थात वो विमान वायुमंडल को ठंडा करते हुए चलते थे और अधिक शक्तिशाली थे। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। महाभारत में वर्णित यह अस्त्र इतना विनाशकारी था कि इसका वर्णन आधुनिक परमाणु विस्फोटों से मिलता है। जब इसका उपयोग किया जाता था, तो यह हजारों सूर्यों की चमक उत्पन्न करता था और वातावरण को विषाक्त कर देता था। क्या यह सच नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी तकनीकें विकसित की थीं, जो आज भी हमें चौंका देती हैं? दिल्ली का लौह स्तंभ, जो बिना जंग लगे खड़ा है, हमें यह बताता है कि द्वापर युग में धातु कर्म का ज्ञान कितना उन्नत था। यह एक रहस्य बना हुआ है कि कैसे उन्होंने धातुओं को इस तरह से परिष्कृत किया कि वे समय के साथ भी अछूते रहें। और क्या आपने कभी सुना है पारे से संचालित उड्डयन के बारे में? प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन में यूएफओ से संबंधित पुरानी गुफाओं में भारी मात्रा में हाल ही में पारा मिला है। यानी पारा धरती ही नहीं, अन्य ग्रहों पर भी आवागमन के लिए इस्तेमाल होता है। द्वापर युग के लोग गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की कला में भी माहिर थे। उन्होंने ध्वनि तरंगों और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से भारी पत्थरों को उठाकर विशाल संरचनाएं बनाई। द्वारका, भगवान कृष्ण का नगरी, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारत में वायरलेस ऊर्जा प्रसारण का ज्ञान था। मंदिरों और पिरामिडों जैसी संरचनाएं ऊर्जा केंद्रों पर बनाई गई थीं। ये न केवल आध्यात्मिक थीं, बल्कि वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। क्रिस्टल का उपयोग भी केवल आभूषणों के लिए नहीं था। वे ऊर्जा के संचयन और चिकित्सा में भी काम आते थे। संजीवनी विद्या जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां क्रिस्टलों की ऊर्जा पर आधारित थीं। द्वापर युग का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी प्राचीन विरासत का सम्मान करें और उससे सीखें। वैज्ञानिक आज इन रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद हम एक दिन उन तकनीकों को फिर से जीवित कर सकें।